नमस्कार सभी को। दोस्तों, लद्दाख के गांधीवादी पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने देश भर में लोकतंत्र और असहिष्णुता की बहस को फिर से जीवित कर दिया है। सवाल ये है कि क्या उन्हें एनएसए जैसे सख्त कानून में कैद करना सही है? क्या सच में यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या फिर लद्दाख की जमीन, खनिज और कारपोरेट्स के हित इस संघर्ष के पीछे छिपे हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं है या उस लड़ाई की दास्तान है जहां लोकतंत्र, कारपोरेट पॉलिसी और जनता के अधिकार आमने सामने खड़े होते हैं। और लद्दाख के हितों के लिए खड़ा एक इंसान, गांधीवादी पर्यावरण कार्यकर्ता, एक इनोवेटर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक, वही वांगचुक जिनके नाम पर कभी 3 इडियट फिल्म के किरदार फुनसुक वांगडू को आपने सुना होगा। ये वही व्यक्ति हैं जिनकी आइस स्टूप जैसी तकनीक ने बंजर पहाड़ों में पानी के भंडारण की नई मिसाल कायम की। ये वही शख्स हैं जिनका सपना शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लोगों के करीब लाना है। लेकिन सरकार से दो सवाल करते ही और सरकार ने ही जो वादे किए थे उसको पूरा करने की मांग करते ही सोनम वांगचुक भारत सरकार की नज़रों में खतरा बन गए। उन पर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया, उनका एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और उन्हें लद्दाख से उठा के सीधे 1500 किलोमीटर दूर राजस्थान की जोधपुर जेल में भेज दिया गया। लेकिन सवाल तो उठेगा कि क्या इससे लद्दाख के लोगों की जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी या उनके मन में जो असंतोष है उसको दबा दिया जाएगा? आपको याद होगा, इसकी शुरुआत हुई 24 सितंबर 2025 को, जब लेह में एक शांतिपूर्ण धरने के दौरान कुछ हिस्सों में हिंसा हो गई। प्रशासन ने तुरंत इसका ठीकरा आंदोलन पर फोड़ा और सोनम वांगचुक को दोषी ठहराते हुए गिरफ्तार कर लिया। और मामला केवल गिरफ्तारी तक नहीं रुका, सीधा उनके ऊपर रासुका लगा दिया गया और अब एनएसए भी लगा दिया गया, यानी वो कानून जिसे आमतौर पर आतंकवादियों, माफियों और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बड़े खतरे में इस्तेमाल किया जाता है, उसको एक गांधीवादी उपवास पर बैठे शख्स के खिलाफ लगा दिया गया है। ये नया भारत का दौर है और सरकार की ओर से मैसेज क्लियर है कि सरकार का विरोध ही देश का विरोध बन चुका है। अगर सोनम वांगचुक के खिलाफ कोई आपके पास ठोस सबूत था तो सबूत के साथ ये धारा लगाया होता। आपने पहले उनके ऊपर देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया है, उसके बाद आपकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से इस आंदोलन को ख़त्म कर दें। अब ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि नॉर्थ कोरिया में भी लोकतंत्र फ्लरिश कर रहा है। आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि सोनम वांगचुक की मांगे कौन सी थी, फिर आपको समझ में आएगा कि वो कितने बड़े देश के लिए खतरा थे। लद्दाख 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से अलग हो गया था और केंद्र शासित प्रदेश बना। लोगों को लगा कि इसके बाद अब उनका विकास का रास्ता खुल जाएगा, लेकिन जल्द ही जब निराशा हाथ लगने लगी तो स्थानीय मांगे उठने लगी कि लद्दाख को स्टेटहुड यानी एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। इसे 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लाया जाए ताकि स्थानीय आदिवासी समाज अपने संसाधनों व जमीन की रक्षा कर सके। आपको याद दिलाऊं कि 6th शेड्यूल पहले से ही असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पे लागू है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बाहरी लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते, स्थानीय परिषदों को पावर होती है कि प्राकृतिक संसाधनों की वो सुरक्षा कर सकें। लद्दाख भी अपने लिए यही चाहता है, लेकिन मोदी सरकार इस पर बार बार वादा खिलाफी करती रही है क्योंकि सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में खुद इन वादों को पूरा करने के लिए कहा था, जिसके लिए आज आंदोलन हुआ है या सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे थे। लेकिन शायद सोनम वांगचुक को हमारे गृह मंत्री अमित शाह की वो बात नहीं पता थी कि चुनाव के वक्त जो भी कहा जाए, जो भी मैनिफेस्टो में लिखा हो, उसको जनता को जुमला ही समझना चाहिए। और सोनम वांगचुक ने इन मांगों को लेकर कई बार गांधी स्टाइल में उपवास किया। 2019 में पहला उपवास किया अनुच्छेद 370 हटने के तुरंत बाद। 2020 में फिर से 21 दिन के लिए उपवास किया। 2023 में तीसरा बड़ा उपवास किया, लगभग 3 हफ्तों तक। 2024 में तो उन्होंने लेह से दिल्ली तक राजघाट मार्च यात्रा भी की, ठीक किसानों की तरह। लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर उन्हें रोक दिया गया, ठीक किसानों की तरह। हर बार सरकार आश्वासन देती रही, लेकिन कभी भी उस आश्वासन को पूरा नहीं किया। और इस बार 10 सितंबर 2025 को उन्होंने फिर से भूख हड़ताल शुरू किया। यह आंदोलन भी शांतिपूर्ण था, लेकिन 24 सितंबर को हिंसा के बाद सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया कि इनके ऊपर एनएसए लगा दिया। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि सोनम वांगचुक आखिर देश के लिए कितने बड़े खतरा हैं। देश में गांधी स्टाइल में अगर आप अनशन पे बैठ रहे हो, भूख हड़ताल कर रहे हो, तो ये खतरे की बात तो है ही है। हर डिक्टेटरशिप के लिए जो अहिंसावादी आंदोलन होता है ना, उससे उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो सोनम वांगचुक देश के लिए खतरा है या नहीं है, इस पे आप बहस कर सकते हो, लेकिन सरकार को उसकी कुर्सी के लिए खतरा तो जरूर लगे। इसीलिए उन्हें लद्दाख से जोधपुर की जेल में लाया गया। ट्रीटमेंट उनके साथ ऐसे हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा देशद्रोही या देश के खिलाफ काम करने वाला बहुत बड़ा आतंकवादी इन्होंने पकड़ा है। अगर अब हम बात करें कि आखिर जो इनकी मांगे थी सोनम वांगचुक की, उसमें 6th शेड्यूल की मांग इतनी ज़्यादा क्यों कर रहे थे सोनम वांगचुक?
तो उसका देखो सबसे बड़ा एंगल है रिसोर्सेज का। लद्दाख की धरती में लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल्स और क्लीन एनर्जी के लिए क्रिटिकल मेटल्स मौजूद हैं। ये मिनरल्स पूरे 21वीं सदी की ऊर्जा रणनीति के लिए एक तरीके से आप कह लो गोल्ड है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, बैटरी का फ्यूचर हो, ये सब कुछ इन्हीं खदानों पर निर्भर करेगा। अब अगर लद्दाख 6th शेड्यूल में आ जाता है तो बाहरी कॉरपोरेट्स जैसे अडानी और अंबानी ज़मीन खरीदकर अपने मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। यही वजह है कि एनालिस्ट भी ये मान रहे हैं कि सरकार 6th शेड्यूल में लद्दाख को डालने से बच रही है, क्योंकि फिर मोदी जी को अपने दोस्तों को 1 रुपये एकड़ में ज़मीन देना भी तो मुश्किल हो जाएगा। और सोनम वांगचुक इस लूट के खिलाफ जनता को मोबिलाइज कर रहे थे और यही दरअसल उन्हें सबसे बड़ी बाधा बना देता है, सरकार और कॉरपोरेट्स दोनों के लिए। और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। अमर अब्दुल्ला ने पूछा कि अगर 2019 में 6th शेड्यूल का वादा आपने किया था तो अब पलट क्यों गए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सिर्फ वादों को याद दिलाने के लिए सोनम को सजा देना गलत है। और ऐसा नहीं है कि केवल राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देश के अंदर से आ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इसके खिलाफ लिखा जा रहा है। विदेशी मीडिया में हेडलाइन बन रही है कि इंडिया जेलिंग गांधीयन इन्वायरमेंटलिस्ट। अब ये बड़ी विडंबना है। भारत पूरी दुनिया में गांधी और अहिंसा के नाम पे अपने सॉफ्ट पावर को शोकेस करता है। हर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष राजघाट पर फूल चढ़ाने जाता है जब भी भारत आता है, लेकिन अब वही देश अपने ही यहाँ पे एक लिविंग गांधीयन को जेल में डालने के लिए हेडलाइन बना रहा है। क्या यह कॉन्ट्राडिक्शन दुनिया की नज़र में नहीं आ रहा होगा? और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। याद कीजिए 2020-21 में फार्मर्स का प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेड, कीले, गड्ढे, लाठियां, क्या कुछ व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई। 3 काले कानून को सरकार ने अंततः वापस लिया, लेकिन उससे पहले उस किसान आंदोलन को कितना बदनाम करने की कोशिश किया गया। कभी उनको खालिस्तानी बताया, कभी देशद्रोही बताया। और अब वही पैटर्न वांगचुक के साथ भी दोहराया जा रहा है। पहले उनकी ब्रांडिंग की जा रही है देशद्रोही के रूप में, बाहरी फंडिंग आने के रूप में, फिर उनके ऊपर एफआईआर भी डाली गई है, लंबी जेल की कोशिश भी की जा रही है। इसीलिए एनएसए जैसी धाराएं लगाई जा रही हैं ताकि आंदोलन का धार कमजोर हो जाए, लोगों के मन में डर बैठ जाए और जो कुछ हो रहा है उसको होने दें और लोग शांति से घर में बैठ जाएं। और गोदी मीडिया टूल किट की तरह सरकार की लाइन को डिट्टो कॉपी करके चला रहा है, दिन रात चला रहा है। सरकार से एक सवाल ये पूछ नहीं सकते। और सरकार भी इस बात को नहीं समझ रही है कि हर कीमत में अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लद्दाख जैसे एरिया में वहाँ का जो सबसे पॉपुलर चेहरा है, जो माइनॉरिटी बुद्धिस्ट कम्युनिटी से आता है, वहाँ का नेता है और हजारों युवा उसके पीछे खड़े होते हैं, उसको गिरफ्तार करना, खासकर ऐसी धाराओं में और बिना किसी क्लियर सबूत के, हमारे देश का जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके साथ एक तरीके से खिलवाड़ है। क्योंकि लद्दाख सिर्फ डोमेस्टिक इशू नहीं है, यहाँ एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक एंगल भी है। लद्दाख बॉर्डर शेयर करता है चाइना के तिब्बत से और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बल्टिस्तान से। और गलवान क्लैश के बाद तो यह क्षेत्र और ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है। इंडिया को यहाँ पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बूस्ट करना है, लेकिन अगर जनता ऐसे ही नाराज़ होती रही, आंदोलन उभरते रहे, तो आर्मी के लिए भी ये एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन बनेगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना लगातार लद्दाख को लेकर अपना नैरेटिव वार चलाता रहता है। अगर भारत अपने गांधीवादी कार्यकर्ता को जेल में डालेगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडिया अनडेमोक्रेटिक टैक्स से नहीं बच पाएगा। और चुनौती हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के साथ भी है, क्योंकि एनएसए का मिसयूज भारत में नया नहीं है, लेकिन एक पीसफुल इन्वायरमेंटलिस्ट पर इसका इस्तेमाल होना यह न्यायपालिका की साख की भी कसौटी को चेक करता है कि क्या अदालत इस पे स्वतः संज्ञान लेगी या फिर चुप्पी साध लेगी, जैसा कि हमने बहुतों बार देखा है। क्योंकि ये जो अरेस्ट हुआ है ना, ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये एक लार्जर क्लैश है। कॉरपोरेशन इंटरेस्ट बनाम स्थानीय अधिकार की, अहिंसक प्रतिरोध बनाम सत्ता की ताकत की, और गांधी बुद्धा बनाम मॉडर्न डे अथॉरिटेरियनिज्म की। और इतिहास बताता है कि हर तानाशाह अहिंसा से डरता है, चाहे वह जेल हो, केस हो या बदनाम करने की कोशिश हो। अहिंसक आंदोलन की गूंज कभी दबती नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या लद्दाख की बर्फीली घाटियों से उठी यह आवाज़ क्या भारत के लोकतंत्र को जगाने वाली चिंगारी बनेगी या फिर दिल्ली की सत्ता इसे भी कुचल देगी? लिखिए इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में।